नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपको स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले कक्षा में हम लोग अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग के अभ्यास के कुछ प्रश्न देखे थे। अब हम लोग उससे आगे के जो प्रश्न हैं उसको देखने जा रहे हैं। जो चौथा प्रश्न है 4th नंबर का, वो है कि निम्नलिखित पदार्थों को उनको कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें, यानी बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार व्यवस्थित करें। तो पहले हम लोग इस जानते हैं कि जो ठोस होता है उसके कणों के बीच आकर्षण बल ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि जो ठोस है उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज है, इसीलिए इसके बीच आकर्षण बल अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है। उसी प्रकार से जब हम द्रव देखते हैं तो इसकी तुलना में उसके कणों के बीच आकर्षण बल कम है, और गैस के जो कण होते हैं एक दूसरे से काफ़ी दूर होता है, इसीलिए इसके बीच आकर्षण बल ठोस और द्रव के कणों के बीच के आकर्षण बल की तुलना में बहुत ही कम होता है। तो यहाँ आपको जिसके बीच आकर्षण बल के बढ़ते हुए क्रम में सजाने के लिए कहा गया है बच्चों, तो आप देखिए कि क्या वो किस स्टेट में है, किस अवस्था में है, इसको पहले हम लोग पहचानेंगे। पहला ए में जल दिया हुआ है, तो जल जो होता है कमरा के ताप पर द्रव की अवस्था में पाया जाता है। चीनी कमरे के ताप पर ठोस की अवस्था में पाया जाता है, और ऑक्सीजन एक गैस है, यानी ऑक्सीजन कमरे के ताप पर गैस की अवस्था में पाया जाता है। अब देखिए यहाँ हमने लिख लिया कि जल कमरा के ताप पर द्रव है, चीनी कमरा के ताप पर ठोस है, ऑक्सीजन कमरा के ताप पर गैस है। आकर्षण बल का मान हम लोग जानते हैं कि ठोस के कणों के बीच ज़्यादा होता है, उसके बाद द्रव के कणों के बीच होता है, उसके बाद गैस के कणों के बीच होता है। अब आप आकर्षण जो इन तीनों के जल, चीनी और ऑक्सीजन के कणों के बीच आकर्षण बल के बढ़ते हुए क्रम में सजाना है, तो आप देखिए बढ़ते हुए क्रम में होता है कि सबसे जो कम है उसको पहले रखेंगे। तो सबसे कम आकर्षण बल ऑक्सीजन यानी गैस के कणों के बीच होगा, उसके बाद जल जो द्रव है उसके कणों के बीच होगा, और उसके बाद जो चीनी जो ठोस है उसके कणों के बीच होगा। तो अगर इसमें तीनों में सबसे ज़्यादा तो चीनी के कण के बीच आकर्षण बल होगा, सबसे कम किसके होगा तो ऑक्सीजन, क्योंकि गैस है, इसके कण के बीच आकर्षण बल होगा। तो सबसे पहले आप किसको लिखिएगा, ऑक्सीजन। बहुत अच्छा। उसके बाद जल और उसके बाद चीनी लिखेंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न देखने जा रहे हैं। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। पहला तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, और तीसरा है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस सवाल को हल करने से पहले हम लोग कुछ पुनरावृत्ति कर लें जो पहले के क्लास में पढ़ चुके हैं कि जल की गलनांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट, जल का जो गलनांक जो होता है जिस पर पिघलता है, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, उसको कहिए मेल्टिंग पॉइंट। जो आइस का जो पिघलता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है, या हम इसको कह सकते हैं
जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको अंग्रेजी में मेल्टिंग पॉइंट बोलिए और इसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलिए। और जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है यानी क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और हम लोग जो भी स्टडी करते हैं किसी भी विषय में तो उसमें कमरा का ताप जो होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड मानते हैं। ऐसा नहीं है कि कमरा का ताप हमेशा 25 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है, लेकिन अगर कहीं भी कमरा के ताप पे लिखा हुआ हो तो हमको जो न्यूमेरिकल जो हल करना चाहिए वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हल करना चाहिए। ऐसे इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये तो आपको पता ही है। मौसम पर निर्भर करता है कि किस मौसम में हम बात कर रहे हैं। अब जाड़े की मौसम होगी तो कम होगी, गर्मी की मौसम होगी कमरा का ताप ज़्यादा होगा। लेकिन आपको हल करना है सवाल कितने पर? बिल्कुल सही, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे नीचे पर जल जो होता है ठोस अवस्था में पाया जाता है, यानी बर्फ की अवस्था में पाया जाता है। जल का ठोस रूप जो है वो बर्फ है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक और 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर जल द्रव की अवस्था में होता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड और इससे अधिक पर यानी इससे ऊपर जल जो होता है वाष्प के रूप में बदल जाता है, यानी वाष्प या उसी को कहेंगे गैस की अवस्था में पाया जाता है। तो आपके सवाल में दिया गया था कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगा। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या है? अधिक है, 100 डिग्री से कम है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक एवं 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर किस अवस्था में है? द्रव की अवस्था में। यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की जो भौतिक अवस्था होगी वो द्रव होगी, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था ठोस होगी। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है यहाँ लिखा हुआ है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड इससे अधिक पर जल की अवस्था जल किस रूप में होगी? वाष्प के रूप में होगी, यानी गैस के रूप में होगी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब हम इसके अगला प्रश्न देखने जा रहे हैं इस अध्याय के। आइए बच्चों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पुष्टि हेतु कारण दे। पुष्टि हेतु कारण दे कहने का मतलब अगर आप कह रहे हैं कि कोई भी वस्तु जो दिया हुआ है आपको वो द्रव है, गैस है या ठोस है तो क्यों है। इसमें आपका पहला सवाल है जल कमरे के ताप पर द्रव क्यों है। पीछे आपको हम बताए थे कि जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम पर ठोस अवस्था में होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा और 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर द्रव अवस्था में होता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर या उससे अधिक पर वाष्प की अवस्था में होता है। ये पहले हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जल 1 लीटर जल किसी तरह के भी बर्तन में रखते हैं तो 1 लीटर ही रहता है। इसके मतलब है कि जल का आयतन निश्चित है, लेकिन अगर 1 लीटर जल को हम लोग भिन्न भिन्न आकृति वाले बर्तन में रखते हैं, भेसल में रखते हैं, तो भिन्न भिन्न आकृति ग्रहण कर लेता है। जैसे जल को आप ग्लास में रखते हैं तो आपको देखने में ग्लास जैसा लगता है, बोतल में रखते हैं बोतल जैसा लगता है, बीकर में रखते हैं बीकर जैसा लगता है,
और भी दूसरे बर्तन में आप रखते हैं तो दूसरे बर्तन के जैसा लगता है। इसके मतलब है, आप समझ रहे होंगे कि उसका कोई अपना आकृति है नहीं। इसका मतलब हुआ जल की आयतन तो निश्चित थी कि हर बर्तन में रखने पर 1 ही लीटर आपको हो रहा है, लेकिन देख रहे हैं कि भिन्न भिन्न आकृति वाले बर्तन में रखने पर आपको जल की आकृति भिन्न भिन्न दिख रही है। इसके मतलब आकृति अनिश्चित है, यानी निश्चित नहीं है। और आप पढ़े होंगे कि जिसकी आयतन निश्चित होती है और शेप अनिश्चित होता है वह द्रव होता है। इससे पता चलता है कि जल क्या है, द्रव है। तो आप क्या बोलेंगे, जल की आयतन निश्चित जबकि आकृति अनिश्चित होती है, इसलिए जल द्रव है। आपका दूसरा प्रश्न है बच्चों कि लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। कमरे के ताप आप पिछले सवाल में देख चुके हैं कितना होता है। हम बोले थे कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड मानिएगा। ऐसे मौसम के अनुसार ज़्यादा कम होता है, लेकिन हमको कंसीडर करना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए कि लोहा जो है उसको हमको 2 चीज़ जानना है कि लोहा कितना पर पिघलता है और लोहा कितना पर खौलता है, यानी कितना पर वाष्प बन जाता है और कितना पर पिघलकर द्रव बन जाता है। तो लोहा का जो बच्चों मेल्टिंग पॉइंट है वो है 1538 डिग्री सेंटीग्रेड और लोहा का बॉइलिंग पॉइंट है 2862 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए कमरा का ताप तो आपको बच्चों कितना बताए हम, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आप एकदम समझ गए होंगे सवाल को। अब देखिए कि ये जो कमरा का ताप है इसके मेल्टिंग पॉइंट से बहुत ही कम है, इसके बॉइलिंग पॉइंट से बहुत ही कम है। इसीलिए और ये दोनों, ये कमरा के ताप पर ये तो नहीं मेल्ट करेगा न बॉयल करेगा। तो निश्चित रूप से लोहा कहीं भी रखते हैं तो आप देखते हैं कहीं भी किसी भी बर्तन में रखें या खुले में रखें, कभी भी उसका आकृति चेंज नहीं करता है। लोहा या उससे बने हुए वस्तु का उसका कभी भी आयतन चेंज नहीं करता है। अगर आप उसका आयतन, मान लीजिए कि आपने 2 क्यूबिक मीटर का लोहा का कोई सामान ले लिया है तो हमेशा वो 2 क्यूबिक मीटर ही होगा। आयतन है, आप जानते हैं कि 3 डायमेंशनल होता है। इसमें क्या होगा, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी, मोटाई, या ऊंचाई की जगह पर आप मोटाई यूज कर सकते हैं। तो लोहा का आयतन एवं आकृति दोनों निश्चित होता है और आप जानते हैं कि जिसका आयतन एवं आकृति दोनों निश्चित होता है वो ठोस होता है। तो आप कह सकते हैं कि कमरे के ताप पर लोहा क्या है, ठोस है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगला सवाल देखिए बच्चों, जो हमारा अगला सवाल है वो काफ़ी रोचक है और हमेशा हम लोग अपने आम जीवन में इस चीज़ को पाते हैं। सवाल है कि 273 केल्विन पर बर्फ़ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक होता है। यानी बर्फ़ और जल दोनों को हम लोग 273 केल्विन पर ठंडा कर रहे हैं, लेकिन बर्फ़ को जब ठंडा कर रहे हैं तो उसके आसपास ज़्यादा शीतलता महसूस हो रही है जल के तुलना में। 273 केल्विन को अगर आप डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, जो हम पिछले क्लास में आपको टेम्परेचर को एक स्केल में दूसरे स्केल में बदलने के लिए बतलाए हैं। अब 273 केल्विन पर होता क्या है कि जो बर्फ़ के जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनकी जो ऊर्जा होती है, जो जल के कण जो इसी तापक्रम पर 273 केल्विन पर होता है उससे कम होता है। इसकी वजह से जब हम बर्फ़ को ठंडा करेंगे तो अपने आसपास से अधिक मात्रा में ऊर्जा
अवशोषित करेगा, जिसके फलस्वरूप आसपास ज़्यादा शीतलता महसूस होता है। जबकि पानी को जब हम 273 केल्विन पर ठंडा करेंगे तो पानी भी आसपास से ऊर्जा अवशोषित करेगा, लेकिन बर्फ़ के तुलना में कम करेगा, क्योंकि बर्फ़ के कण के पास शुरुआत में से ही ऊर्जा कम है और जल के कण के पास उसके तुलना में ऊर्जा ज़्यादा है। तो इसी कारण से जब 273 केल्विन पर बर्फ़ और जल दोनों को ठंडा करेंगे तो बर्फ़ हमें ज़्यादा शीतलता देगा, क्योंकि आसपास से ज़्यादा ऊर्जा का अवशोषण करेगा। और ये जो ऊर्जा ज़्यादा जो अवशोषण करता है जल के तुलना में, वह बर्फ़ की गलनांक की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर नोट कीजिएगा अपने डायरी में, आप लोग इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बर्फ़ की गलनांक की गुप्त ऊष्मा, और अंग्रेजी में बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं बच्चों? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। अब देखिए लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो और इसका जो मान होता है वो 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। यानी 1 ग्राम बर्फ़ को और 1 ग्राम वाटर को हम लोग सेम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे तो इतना अधिक ऊष्मा वो लेगा बर्फ़ वातावरण से जल के तुलना में, और वातावरण से ज़्यादा ऊष्मा जो लेगा वो वातावरण को ज़्यादा शीतलता प्रदान करेगा। और हम जो भी उसके जो प्रयोग जहाँ हो रही है उसके आसपास जो भी बैठे हुए हैं या जो भी चीज़ है वो सब वातावरण कहलाता है। हम भी वहाँ हैं तो आप भी वहाँ हैं, तो शीतलता हम लोग को महसूस होगा। अब हम लोग बच्चों अगला सवाल इस अध्याय का देखते हैं। अब बच्चों हम जो अगला सवाल है उसको अगले क्लास में देखेंगे। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग सवाल को ठीक से समझे होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो बार बार इसको पुनरावृत्ति कीजिएगा, बार बार इसका अध्ययन कीजिएगा, और फिर हम आप लोग से अगले सवाल के साथ अगले क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।